हेलो गाइस, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ बातों को देखेंगे। जैसे इंग्लिश का प्लेस क्या है हमारे इंडिया में, वो कहाँ मैटर करती है, कितना मैटर करती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें हम प्री इंडिपेंडेंस पीरियड ऑफ बिफोर 1947 के बारे में देखेंगे कि उस टाइम पे क्या था। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे इंडिया में इंग्लिश कहाँ स्टैंड करती थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड 1947 में पढ़ेंगे हम कि आज़ादी के बाद क्या क्या मिला, सोशल करिकुलम में क्या क्या ऐड हुआ है, एट करंट पीरियड में क्या क्या ऐड हुआ है उसमें, और क्या स्टेज है इस टाइम इंग्लिश लैंग्वेज के इंडिया में, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंस हो चुकी है इंग्लिश की हमारी लाइफ में। जैसे इंग्लिश इज़ अ ब्यूटीफुल एंड रिच लैंग्वेज है, इंग्लिश इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ अ सोशल लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट है, विंडो ऑफ वर्ल्ड है, ट्रेड एंड कॉमर्स में इस सेक्टर में यूज़ होती है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा टीचिंग इंग्लिश एट जूनियर स्टेज। टीचिंग इंग्लिश एट ए जूनियर स्टेज, जिसमें टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश होता है एंड टू बी एबल टू थिंक इन इंग्लिश, टू बी एबल टू रीड बुक विद अंडरस्टैंडिंग, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, इन सब में इंग्लिश का यूज़ होता है। तो ये जूनियर स्टेज पे ये इम्पोर्टेंस है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव और स्किल ऑब्जेक्टिव। ये दो ऑब्जेक्टिव है टीचिंग इंग्लिश के, जिसमें कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव में हम एक्वायर नॉलेज के लिए करते हैं, डायग्नोसिस वीकनेस ऑफ स्पीकिंग राइटिंग इंग्लिश करते हैं, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रोज, पोइट्री, स्टोरी, ड्रामा बाय रीडिंग। इनके सारे बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्किल ऑब्जेक्टिव होते हैं टीचिंग इंग्लिश के, टू डेवलप द स्किल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 स्किल होती हैं जिसके बारे में हम अच्छे से अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे इसको लेकर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रूल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, जिसमें हम फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक, प्रैग्मेटिक, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें फोनोलॉजी में हम साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी में वर्ड से रिलेटेड आता है, सिंटैक्स में ऑर्डर देखते हैं एंड अरेंजमेंट होते हैं इसमें, सिमेंटिक में हम मीनिंग देखते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, सिंपल ऑप्शंस में यूज़ किया जा सकता है। प्रैग्मेटिक में हम लॉजिकल लैंग्वेज के बारे में देखते हैं कि ये लॉजिकल लैंग्वेज से रिलेटेड होती है। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स लेंगे जो हमारे एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। अब आगे हम वीडियोस में देखते हैं इन सब के बारे में कि क्या क्या कहा गया है इन सब के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, जिसमें 4 पॉइंट्स हैं जिसको हमें समझना चाहिए कि इसे ऑफिशियल एसोसिएट लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है इंडिया में, लिंक लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है, सेकंड लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है। ठीक है, इसे हम इस नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा NCF 2005 गिव्स द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ ग्लोबल लैंग्वेज। जो NCF 2005 है उसने इंग्लिश लैंग्वेज को स्टेटस दिया है, क्या दिया है, ग्लोबल लैंग्वेज का। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज का क्या प्लेस है, तो ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। ठीक है, 3 कैटेगरीज है हमारी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड जो कि बिफोर 1947 है, सेकंड है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड जो कि आफ्टर 1947 है, एंड थर्ड आता है एट करंट पीरियड जो कि 2018 तक का बताया गया है। ठीक है गाइस, आगे हम स्टार्ट करते हैं कि इनमें क्या क्या बताया गया है। इसमें है हमारा फर्स्ट आता है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में आता है रोल इन ट्रेड और कॉमर्स।
इससे ये पता चलता है कि जो पहले व्यापार होते थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, उसमें इंग्लिश का रोल बहुत ज़्यादा था। कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश का यूज़ किया जाता था। ठीक है, चार्टर एक्ट आया 1813 में, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसमें भी लिटरेचर पे बात की गई थी इंग्लिश के, जिसमें पर ईयर 1 लाख रुपये फंड के तौर पे दिया जाता था। थर्ड हमारे राजा राम मोहन व्यूज़, उसमें उन्होंने कहा था कि ही वॉज सोशल रिफॉर्मर हु ऑलवेज सपोर्ट इंग्लिश। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हमेशा सपोर्ट करा और उनके थ्रू काफ़ी इंडियंस ने इंग्लिश को सीखा, जाना। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन एजुकेशन कमीशन, इंग्लिश टू बी यूज्ड एज बाईलिंगुअल लैंग्वेज। बाईलिंगुअल लैंग्वेज के तौर पे इसे यूज़ किया जाएगा, दो लैंग्वेज, जैसे इंडियंस यूज टू देयर मदर टंग, वो मदर टंग यूज़ करते हैं। सेकंड, इंग्लिश टू कीप इन टच विद अदर कंट्रीज़। मदर टंग हो गया जो कि उनकी मदर टंग है, वो जो उन्हें पेरेंट्स के थ्रू मिली है उन्हें। एंड सेकंड, इंग्लिश को वो यूज़ करते थे अदर कंट्रीज़ में टच रहने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। इसमें आता है अपोजिशन बाय नेशनल लीडर, जो हमारे नेशनल लीडर हुआ करते थे वो इंग्लिश में भाषण दिया करते थे, या वो जब अब्रॉड जाते थे जब वो इंग्लिश में लेक्चर्स देते थे। प्लेस ऑफ इंग्लिश इज सोशल करिकुलम। Radhakrishnan started English can't continue to occupy the place of state language, but English, however, must be continued. Thus, English was studied as a second language in both Hindi और non-Hindi areas. First Vice President है एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एट द करंट टाइम में अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो आर्टिकल 343(1) है, सेक्शन उसका 1 है, उसमें आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 18 लैंग्वेजेस, जिसमें भोजपुरी और डोंगली ये भी उसका जो पार्ट है उसमें जगह मिली हुई है। एंड आल्सो पार्ट ऑफ शेड्यूल 8, जो शेड्यूल 8 है उसमें भी इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, एंड इसका लास्ट पॉइंट है इंटर रीजन लिंक लैंग्वेज, ऑफिशियल एसोसिएटेड लैंग्वेज। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए। ये कई बार जब MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो उनमें से ये ऑप्शंस आ जाता है, कई बार इनके ऊपर ऑप्शन बना दिया जाता है इनको। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब हम देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार नहीं भी आता है इस पे क्वेश्चन, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इंग्लिश इज़ अ लिंक लैंग्वेज। मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ, कुछ होगा समझाने का तो मैं आपको समझा भी दूंगा इस पर। इंग्लिश इज़ द लिंक लैंग्वेज, ये लिंक लैंग्वेज होती है, कम्युनिकेट भी आप कह सकते हैं इसमें। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज टू स्प्रेड बिजनेस। अगर आपको अपना बिजनेस स्प्रेड करना है तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये इंग्लिश आपको आनी चाहिए किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट करने के लिए। इंग्लिश इज़ एज लिंक ऑफ सोशल और टेक्नोलॉजी। इंग्लिश इज़ ए लिंक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंग्लिश इज़ अ ब्यूटीफुल एंड रिच लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज। कई जगह पे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज है ये, कई कंट्रीज़ में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर, प्रशासनिक तौर पर इसे यूज़ किया जाता है। वहाँ की जो भाषा होती है कंट्री की वो तो रहती है, इंग्लिश को भी एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ किया जाता है। इंग्लिश इज़ अ सोशल लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एजुकेशनल इम्पोर्टेंस है इसकी। इंग्लिश इज़ विंडो ऑफ वर्ल्ड। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ ट्रेड और कॉमर्स। ट्रेड और कॉमर्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट है इंग्लिश इज़ अ सक्सेसफुल पासपोर्ट टू एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको रोज़गार चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो आपको ये इंग्लिश बहुत सक्सेसफुल करेगी। इंग्लिश इज़ अ लाइब्रेरी लैंग्वेज, डिसिप्लिनरी इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टीचिंग इंग्लिश एट जूनियर स्टेज। अगर आप जूनियर स्टेज पे इंग्लिश सीख लेते हैं तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश में आपको फ़ायदा करेगा। टू एक्वायर एबिलिटी टू रीड द मटेरियल इंग्लिश, इंग्लिश के जो मटेरियल उनको रीड करने में आपको एबिलिटी देता है एक्वायर करने के लिए। टू एक्वायर वोकैबुलरी सफिशिएंट टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू यूज़ इंग्लिश, टू बी एबल टू मेक सिंपल स्टेटमेंट्स थ्रू इंग्लिश, टू बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली,
टू बी एबल टू थिंक इन इंग्लिश, टू बी एबल टू रीड बुक्स विद अंडरस्टैंडिंग। ये मेन चीज़ है। सिर्फ बुक्स को पढ़ना नहीं होता, उसे अंडरस्टैंड भी करना होता है। तो ये चीज़ आपको, जो आप कोई लैंग्वेज सीखोगे तो ही आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है। ही शुड बी एबल टू रीड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और जर्नल्स, जो कि इंग्लिश में पब्लिश होते हैं, उनमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? अगर हम कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा अक्वायर नॉलेज, टू अक्वायर नॉलेज। अगर नॉलेज को एक्वायर करना है तो इंग्लिश सीखो आप। ठीक है। नेक्स्ट है टू डायग्नोस वीकनेस ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग इंग्लिश। ठीक है। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रोज, पोइट्री, स्टोरी, ड्रामा बाय रीडिंग। ये इसके कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव आ गए सारे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसकी सेकंड टाइप है स्किल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। स्किल ऑब्जेक्टिव में है हमारा एक ही स्टेटमेंट है स्किल ऑब्जेक्टिव में जो हम देखेंगे, जिसमें है टू डेवलप द स्किल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इन चारों स्किल्स के बारे में हम पढ़ेंगे अलग अलग। नाउ स्टार्ट रूल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। रूल सिस्टम क्या कहता है लैंग्वेज का, जिसमें हम मेनली 5 चीज़ों को पढ़ेंगे। इसमें फोनोलॉजी जो कि साउंड की बात करता है, मॉर्फोलॉजी जो कि वर्ड की बात करता है, सिंटैक्स ऑर्डर अरेंजमेंट आते हैं, सिमेंटिक में हम मीनिंग की बात करेंगे, प्रैग्मेटिक में हम लॉजिकल लैंग्वेज की बात करेंगे। ठीक है। इसमें नेक्स्ट है हमारा फोनोलॉजी से हम स्टार्ट करते हैं कि फोनोलॉजी पे क्या है। ठीक है। फोनोलॉजी में आता है फोनो प्लस लॉगी। फोनो मतलब साउंड होता है, लॉगी मतलब साइंस। साइंस ऑफ साउंड इन ए लैंग्वेज इज कॉल्ड फोनोलॉजी। ठीक है। 44 साउंड्स होती हैं, जिसमें 20 वोवल्स होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसमें आपको मैं एक मेन चीज़ बता देता हूँ, जो 24 कॉन्सोनेंट्स हैं, इस पे सीटेट पे क्वेश्चन पूछा गया है जुलाई 7, 2019 में। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन था इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ डैश कॉन्सोनेंट साउंड्स। इसमें ऑप्शन थे, फर्स्ट ऑप्शन था 23, सेकंड था 24, थर्ड था 21, फोर्थ था 22। इसका आंसर 24 था। ठीक है। वोवल्स की बात की गई है यहाँ पर। 12 प्योर वोवल्स होते हैं, 8 इम्प्योर वोवल्स होते हैं। 12 प्योर वोवल्स में से मोनोपाइथन्स होते हैं, 8 इम्प्योर में डिप्थोन्स होते हैं। ये डबल वोवल साउंड एंड अ सिंगल वोवल साउंड, ये चीज़ क्लियर करते हैं। इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, सीटेट में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती। जो हमारा जुलाई 7, 2019 वाला था, उसमें भी 24 कॉन्सोनेंट्स तक ही पूछा था। इतना डीपली सीटेट नहीं जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोनोफॉर्म्स। फोनोफॉर्म्स में है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड विच कैंट बी फर्दर ब्रोकन। ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इनको ही ऑप्शन बना लिया जाता है और क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। ठीक है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है साउंड की, विच कैंट बी फर्दर ब्रोकन। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है क्र, KRA, जिसे हम फोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। इससे तोड़ के बनता है क, फोनोमिन्स। ठीक है। इसे और तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए फोनोमिन्स को इसमें जैसे कहा है, इसको और तोड़ा नहीं जाता। तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मोलॉजी। इसमें है मॉर्फो प्लस लॉजी। मॉर्फो मतलब होता है वर्ड एंड लॉजी मतलब साइंस। साइंस ऑफ वर्ड इन लैंग्वेज एंड इट्स लेक्सिकल वर्ड। इसके एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें SA आता है स्पेलिंग में, वो लेक्सिकल वर्ड होता है, ऑप्शन में पूछा जा सकता है सीटेट में, ब्रिटिश वर्जन है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में Z आता है तो नॉन लेक्सिकल वर्ड, ये अमेरिकन वर्जन होता है। ठीक है। इसी में एक पॉइंट आता है मॉर्फिम्स। इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लें, क्योंकि इस पे क्वेश्चन सीटेट ने पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन आया था आपका 8 दिसंबर 2019 में। ये क्वेश्चन था मॉर्फिम्स इज द, तो ऑप्शन दे दिए कि मॉर्फिम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन था यूनिट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी ब्रोकन अप इनटू न्यू मीनिंग। सेकंड ऑप्शन था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ फ्रेज।
थर्ड ऑप्शन था आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप। तो ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड विच कैन बी ब्रोकन फर्दर, जैसे अर्थक्विक मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। क्विक इसका जो वर्ड है ये मॉर्फिम्स हैं एंड राइड मॉर्फिम्स हैं, इसे और नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है आप इसके कुछ नोट्स भी पढ़ सकते हैं, इसमें अलग से नोट्स करके मेंशन किया हुआ है कि आप मॉर्फिम्स कैन बी मॉर्फोलॉजी बट मॉर्फोलॉजी कैन नॉट बी मॉर्फिम्स, इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। एक नोट और है, ऑल प्रेफिक्स एंड सफिक्स आर अ पार्ट ऑफ मॉर्फिम्स, से री प्लस प्ले इक्वल टू रिप्ले, कॉमन प्लस ly कॉमनली, ठीक है। इसी में आता है वर्डोलॉजी, सीटेट में अभी तक नहीं पूछा गया है लेकिन फिर भी आप इससे देख सकते हैं। कन्वर्सेशन प्लस कंपाउंड में प्रीफिक्स सफिक्स मेन टीचर इनके बारे में बताया गया है। कन्वर्जन के बारे में बताया गया है कि ऑल प्रीफिक्स एंड सफिक्स आर अ पार्ट ऑफ कन्वर्जन एंड इट हैज़ अ मीनिंग फुल वर्ड लेक्सिकल वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सिंटैक्स। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये सिंटैक्स है, इस पर सीटेट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन आया था 7 जुलाई 2019 में, ठीक है। क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, ये था, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेजेस, फ्रेजेस कंबाइन टू फॉर्म क्लोजेस एंड क्लोजेस जॉइन टू मेक सेंटेंसेस इज नोन एज। ऑप्शन दिए हुए थे आपको 4। फर्स्ट ऑप्शन था कोलेटेशन, सेकंड था कोलेक्युअल, थर्ड था सिमेंटिक्स, फोर्थ था सिंटैक्स। जब ज्वाइन करने की बात आ रही है, आप जैसे डेफिनेशन देख सकते हैं इसमें, साइंस ऑफ अ लॉजिकल ऑर्डर अरेंजमेंट वर्ड मेक्स अ सेंटेंस, ठीक है। जब इसको ऑर्डर में करा है, सेट करा है, अरेंज करे हैं वर्ड्स को और इससे सेंटेंस बनाया है जो कि मीनिंगफुल सेंटेंस की बात हो रही है, तो अरेंज करने की बात थी उसमें भी। इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं, राम मैच प्लेस। अगर हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब की बात करें तो इसमें पहला राम सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट आ गया मैच, प्लेस आ गया वर्ब। तो ये सिंटैक्स में नहीं सेट बैठता, इसलिए इसमें क्रॉस लगाया हुआ है। राम प्लेज अ मैच, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसलिए ठीक करा हुआ है। तो ये सिंटैक्स था, ठीक है। इसमें एक नोट लिखा हुआ है, ऑल द पैसिव फॉर्म्स आर अ पार्ट ऑफ सिंटैक्स। एग्जाम्पल है, अ मैच इज प्लेड बाय राम, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप इससे। एंड नेक्स्ट है आपका सिमेंटिक। सिमेंटिक में आता है लॉजिकल मीनिंग ऑफ वर्ड्स टू मेक सेंटेंस, लॉजिकल मीनिंग। जैसे राम ड्राइव्स अ बाइक, सिंटैक्स के हिसाब से ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। सिंटैक्स के हिसाब से ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन अगर सिमेंटिक देखा जाए, मीनिंग नहीं बन रहा। मीनिंग बनेगा जब ड्राइव्स की जगह राइड्स वर्ड लगाएंगे, राम राइड्स अ बाइक, तब ये आपको करेक्ट मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, ठीक है। सिंटैक्स सिमेंटिक में डिफरेंस भी होता है, आप इसमें देख सकते हैं। सिंटैक्स में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड सिमेंटिक में होता है मीनिंग फॉर सेंटेंस, सेंटेंस का मीनिंग आना चाहिए, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में वीडियोस में बताया था मैंने कि कुछ क्वेश्चंस भी पुट अप होंगे, तो उन क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूँ जो कि इससे रिलेटेड है, सिंटैक्स सिमेंटिक से रिलेटेड। इसमें क्वेश्चन है, दे वाज गोइंग, जिसमें वाज को अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये इसकी जगह पे क्या आएगा? ऑप्शन में आर, वर, हैव या नो एन एरर था, तो इसमें आएगा वर, दे वर गोइंग, ठीक है। नोट फॉर अ सेंटेंस शुड बी राइट अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स एंड सिमेंटिक, ठीक है। लास्ट हमारा बचता है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक में छोटी सी बात कही गई है कि लॉजिकल यूज ऑफ लैंग्वेज बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर, लैंग्वेज का बिहेवियर लॉजिकल यूज़ किया गया है। प्लीज़ शट द डोर, प्लीज़ का वर्ड ये सेंटेंस क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि किसका पार्ट है, किसका एग्जाम्पल है। तो अब उसमें अगर ऑप्शन में होगा तो उसमें आप प्रैग्मेटिक को चूज़ करोगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ वर्ड एंड दिस मीनिंग इज कॉल्ड सिंटैक्स, सिमेंटिक, फोनेम्स, मॉर्फेम्स। इसमें सिमेंटिक है, द स्टडी ऑफ वर्ड्स, जब वर्ड्स की स्टडी करते हैं तो सिमेंटिक में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द रूल ऑफ लैंग्वेज दैट गवर्नर्स हाउ वर्ड्स
कैन मीनिंगफुल अरेंज इन फॉर्म ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंस, सिंटैक्स में होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने अभी देखा था, ठीक है। नेक्स्ट है फोनोमिन्स क्या होते हैं। तो अ सिंगल साउंड यूनिट, साइंस ऑफ वर्ड, सिंगल वर्ड फॉर्मेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वोवल। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन होता है कि ये साउंड की सिंगल यूनिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, वर्डोलॉजी कंसिस्ट इज प्रीफिक्स एंड कंपाउंड, सेकेंड ऑप्शन है कन्वर्जन एंड कंपाउंड, थर्ड है प्रीफिक्स एंड सफिक्स, फोर्थ है वर्ब एंड एडवर्ब। तो वर्डोलॉजी में हमने पढ़ा था कन्वर्जन एंड कंपाउंड्स, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसमें कन्वर्जन एंड साउंड्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। ये वीडियो यहीं पे एंड होती है, ठीक है। थैंक यू गाइस।